हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से कन्वेंशन रूल की शुरुआत हुई और फ्रांस गणतंत्र बन गया। वहाँ से राजतंत्र पूरी तरह से ख़त्म हो गया। आपको याद होगा ये जो कन्वेंशन रूल था या जिन्होंने राजतंत्र को ख़त्म करके गणतंत्र को लाया था फ्रांस में, वो लोग कौन लोग थे? याद है? वो लोग जैकोबिन्स थे। तो और जैकोबिन ग्रुप में के सदस्य कौन कौन थे वो भी मैंने बताया था। एक बार फिर से हम लोग उसको रिवाइज़ करते हैं। हम पहले से बता चुके हैं, ये बात हमेशा याद रखिए फ्रांस की राज्य क्रांति या फ्रांस के बारे में पढ़ने के संबंध में, कि फ्रांस का समाज उन दिनों 3 वर्गों में विभक्त था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के लोग थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन यानी कि राजा के दरबारी या राजा लोग थे, और तृतीय स्टेट में भी 3 भाग थे, 3 हिस्से इसमें भी थे। तृतीय स्टेट में जो ऊपर के लोग थे वो बड़े बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी थे, अदालती कर्मचारी थे, वकील थे, यानी पढ़े लिखे लोग और संपन्न लोग थे। यानी तृतीय स्टेट में भी ऊपर वाले वर्ग के लोग बहुत धनी थे या संपत्ति वाले थे। लेकिन दूसरे और तीसरे ग्रुप में किसान और कारीगर थे, और तीसरे में एकदम छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर या जो कारीगर थे वो। तो इस तरह हम देखते हैं कि तीसरे वर्ग में का भी फिर 3 भाग था, और इसमें जो ऊपर के वर्ग के लोग थे वो धनी संपन्न थे। तो जैकोबिन दल में जो थे वो ये दोनों लोग थे, यानी तृतीय स्टेट के दूसरे और तीसरे वर्ग में जो लोग आते थे, यानी छोटे किसान, मजदूर, ऐसे लोग जैकोबिन दल के सदस्य थे। और इन्हीं लोगों ने फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की थी, राजतंत्र को पूरी तरह से ख़त्म किया था। लुई 16 को इन्होंने सज़ा दी थी। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग जान रहे हैं कि ये किसका शासन फ्रांस में चल रहा है। और फ्रांस में चल रहा है कन्वेंशन शासन, यानी गणतंत्र। लेकिन तो गणतंत्र की स्थापना उन्होंने कब की थी? 21 सितंबर 1792 ईस्वी को। 21 सितंबर 1792 में गणतंत्र की स्थापना हो गई। लेकिन तुरंत हम देखते हैं 1793 से 1794 के बीच 1 साल तक का जो ये पीरियड है, 1793 में अगले ही साल से फ्रांस आतंक का राज कहलाने लगा। फ्रांस में एक युग आया जिसे आतंक का राज कहने लगे, या आतंक का युग, रेन ऑफ टेरर। ये रेन ऑफ टेरर क्या था? ये आतंक का राज क्या था? जब गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी फ्रांस में, जैकोबिन दल के गरीब लोग के तबके के लोग थे, और उन लोगों ने कुलीनों के खिलाफ या राजदरबारियों के खिलाफ, राजा के खिलाफ जब युद्ध किया, लड़ाई की, और फ्रांस में इतनी अच्छी गणतंत्र शासन की स्थापना की, तो फिर आतंक के राज्य का क्या मतलब था? तो आज हम लोग पढ़ते हैं आतंक का राज क्या था। जैसा कि मैंने बताया 1793 ईस्वी से 1794 ईस्वी, 1 साल के का ये जो युग था, आतंक का युग। अब इसका नेता, आपको याद होगा, जैकोबिन दल का नेता था रॉबेस्पियर। तो जो रॉबेस्पियर था उसने इस पीरियड में 1793 से 94 के बीच रॉबेस्पियर, चूँकि वो जैकोबिन दल का नेता था, हेड था, और जैकोबिन दल ने ही कन्वेंशन रूल की शुरुआत की थी, इसलिए ये धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली होता चला गया। और इसने दंड की नीति बहुत ही सख्त बनाई थी और उसको बहुत सख्ती से लागू करता था। तो उसने जिसके खिलाफ दंड की नीति अपनाई थी वो लोग कौन थे हम लोग जानते हैं, जिसके खिलाफ ये युद्ध हुआ था। जैसे गणतंत्र के शत्रुओं के खिलाफ, यानी जो भी गणतंत्र के मार्ग में आएगा, जो भी फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना नहीं होने देगा, जैसे कि कुलीन वर्ग के लोग, पादरी वर्ग के लोग या राजा के दरबारी टाइप के लोग, तो इन लोगों के खिलाफ वो सख्त था। ये कि किसी के खिलाफ तो उसने शासन शुरू किया। दूसरा, कुलीन और पादरी वर्ग के खिलाफ था। तीसरा, कि दूसरे राजनीतिक दल, मतलब इसके अलावा जैकोबिन दल के अलावा जो भी और राजनीतिक दल थे उनके भी सदस्यों के खिलाफ था ये। और तीसरा है कि जैकोबिन ही पार्टी में, मतलब उसकी अपनी पार्टी में भी अगर कोई उसकी बात ना माने, कोई सदस्य उसकी बात ना माने, तो भी रॉबेस्पियर उसे पसंद नहीं करता था। इस तरह से हम देखते हैं कि रॉबेस्पियर ने बहुत ही सख्ती से कानून को अपनाया और ऐसे लोगों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ इसे लागू किया। अब उसने क्या किया, ऐसे लोग, ये जो 4-5 तरह के कैटेगरी के लोग थे, ऐसे लोगों पर को दोषी करार दिया। उसने एक न्यायालय भी बना रखा था, उस न्यायालय का नाम था क्रांतिकारी न्यायालय। इस क्रांतिकारी न्यायालय ने ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालना शुरू किया
अगर वो दोषी हैं तो। और जेल में डाल करके एक मशीन थी गिलोटिन, जिसका नाम था गिलोटिन, याद रखिएगा। गिलोटिन मशीन में पर एक ऐसी आरी लगी हुई थी, 2 खंभे थे। गिलोटिन मशीन ऐसी बनी हुई थी, 2 खंभे थे, उनके बीच लटकती हुई ऐसी आरी बनी हुई थी कि जिस पर सिर रख करके एक बार में ही शरीर से या धड़ से सिर अलग हो जाता था। इस मशीन पे लोगों को चढ़ा के इसी तरह से सबके सिर काट दिए जाते थे। ये नियम, ये नीति किसने अपनाई? रॉबेस्पियर ने। किन लोगों के खिलाफ अपनाई वो भी अभी हमने बताया। तो ऐसे लोगों को दंड देकर जेल में बंद करके गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि जो शासन जो कन्वेंशन शासन आतंक के खिलाफ मतलब या राजतंत्र के खिलाफ आया था, अब धीरे धीरे वो भी आतंक की ओर बढ़ रहा था। अब इस गिलोटिन जो मशीन है इसके बारे में जाने कि गिलोटिन क्या था आखिर। तो ये वही अभी हमने बताया, 2 खंभों के बीच लटकती हुई एक मशीन थी जिस पे आरी लगी हुई थी और इस पर अपराधी का सिर रख कर उसे धड़ से अलग कर दिया जाता था। गिलोटिन का नाम गिलोटिन क्यों पड़ा, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। क्योंकि इस मशीन को बनाने वाले जो आविष्कारक थे, जिन्होंने इस मशीन का निर्माण किया था, उसका नाम ही था डॉक्टर गिलोटिन। ये डॉक्टर गिलोटिन ही ने इस मशीन को बनाया, इसलिए इसका नाम ही गिलोटिन पड़ गया था। तो इस तरह हमने क्या देखा कि रॉबेस्पियर जो जैकोबिन दल का नेता था, जो कन्वेंशन शासन या रूल का की जिसने शुरुआत की थी, वही धीरे धीरे आतंक की ओर बढ़ रहा था। या एक ये जो 1793 से 94 के बीच उसने बहुत ही शक्तिपूर्ण शासन चलाया, जिसे आतंक का राज कहते हैं, फ्रांस में रेन ऑफ टेरर कहते हैं। रॉबेस्पियर ने जब इस तरह से अपना शासन लागू करना शुरू किया तो उसके शासन की कुछ मुख्य बिंदुएं ये थी। क्या था रॉबेस्पियर का कानून? क्या था कि मजदूरी मतलब कोई मजदूर कितनी मजदूरी लेगा, ऐसी मजदूरी तय कर रखी थी उसने। एक सीमा मैंने लागू कर दिया था कि मजदूरी इतनी ही होगी, और कीमतों की अधिकतम सीमा, मैंने कोई भी वस्तु किस दाम पे मिलेगा उसकी कीमत क्या होगी, इसकी भी अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी। इस तरह कानून बना करके इन दोनों को तय कर दिया गया था। दूसरा जो था पॉइंट वो ये था कि वो लोग उस समय माने फ्रांस के लोग पाव रोटी, जिसे हम ब्रेड कहते हैं या डबल रोटी भी कहते हैं, ये पाव रोटी उस वक्त बहुत उन लोग के खाद्यान्न का मुख्य हिस्सा था फ्रांस में लोगों के। और गोश्त मतलब मांस या मीट, तो इन दोनों चीज़ों की राशनिंग कर दी गई। चूँकि ये दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण थे उनके खाद्यान्न के, इसलिए इनकी राशनिंग मतलब इसकी भी की कीमत तय हो गई थी। और जिस तरह राशन की दुकान में एक थोड़ी सी मतलब कम कीमत पे सामान मिलता है, उस तरह से इसे भी लागू कर दिया गया। तीसरा था कि अब किसान अपना अनाज अगर शहर में ले जाकर बेचे तो उसको उसी कीमत पे बेचना पड़ेगा जो कीमत सरकार ने यानी रॉबेस्पियर ने तय की थी या जैकोबिन की सरकार ने तय की थी। तो इन्होंने सभी वस्तुओं की कीमत तय कर दी और उसी कीमत पर अपनी वस्तु को किसान शहर जाकर बेच सकते थे। चौथा था कि इससे पहले मतलब जैकोबिन शासन से पहले या कन्वेंशन रूल से पहले राजा के शासन में, लुई 16 के राज में क्या होता था कि जो बहुत अमीर थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, वो लोग अलग आटा खाते थे जो महंगा होता था, जो अत्यधिक सफ़ेद होता था और अच्छी क्वालिटी का होता था, और नीचे तबके के लोग जो थे वो गेहूं का आटा खाते थे। लेकिन अब जब कन्वेंशन रूल्स शुरू हुआ, जैकोबिन की शासन आई, तो रॉबेस्पियर ने क्या किया, कानून बना दिया और अब महंगे और सफ़ेद आटे पे रोक लगा दी गई। और जो कुलीन वर्ग ही यूज़ करते थे, अब सब के लिए, चाहे वो ऊपर के वर्ग के लोग हो या नीचे के अमीर हो या गरीब, सबके लिए गेहूं का आटा ही तय कर दिया कि सबको यही खाना है। इसे समता रोटी भी कहते हैं, यानी गेहूं के आटे का जो प्रचलन किया गया रोटी या पाव रोटी बनाने में, इसे समता रोटी कहते हैं, यानी जो बराबरी का प्रतीक था। बराबरी का इस मामले में कि उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक के सभी लोग इसी आटा का प्रयोग करेंगे या इसी आटे की रोटी का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसे समता रोटी भी कहते हैं।
इसके अलावा इतना ही नहीं, रोबेस्पियर ने और भी कानून में कुछ सुधार किया या बनाया। उसने बोलचाल की भाषा में जो मैंने संबोधन होता था, जैसे हम लोग आज भी किसी को बुलाते हैं, जैसे अपने से बड़े को मैडम या सर बोलते हैं इंग्लिश में, उसी तरह फ्रांसीसी लैंग्वेज में जो भी पहले उस वक्त बुलाया जाता था उसको भी परिवर्तित कर दिया। रोबेस्पियर ने उसमें भी परिवर्तन लाया। यानी देखिए, पहले क्या था कि किसी, जैसे अभी हम लोग को सर बोलते हैं जिसको, उसको हिंदी में महाशय बोलते हैं, लेकिन पहले फ्रांस में, माने रोबेस्पियर से पहले फ्रांस में उसे मॉन्स्यूर कहा जाता था। यानी मॉन्स्यूर मतलब महाशय या सर। इसके स्थान पर अब फ्रांसीसी पुरुष को ही महाशय बोलेंगे, तो अब पुरुषों को सितोयेन कहा जाने लगा। ये रोबेस्पियर ने परिवर्तन कर दिया। यानी मॉन्स्यूर की जगह पे उसने सितोयेन वर्ड लाया। अब समझिए कि सितोयेन का मतलब क्या है। जिस तरह मॉन्स्यूर का मतलब महाशय था, सितोयेन का मतलब नागरिक था। तो अब मैंने सभी पुरुषों को नागरिक कहा जाता था। मतलब नागरिक तो हम हिंदी में बोल रहे हैं, फ्रांसीसी भाषा में उसे सितोयेन कहते थे। और जितनी भी महिलाएं थीं उनको, जैसे इंग्लिश में हम लोग महिलाओं को मैडम बोलते हैं या हिंदी में उसे महाशया बोलते हैं, और फ्रांसीसी लैंग्वेज में रोबेस्पियर से पहले उसे मदाम कहा जाता था। याद रखिए, महिलाओं को हम लोग इंग्लिश में मैडम बोलते हैं, हिंदी में महाशया बोलते हैं, और फ्रांसीसी भाषा में रोबेस्पियर से पहले मदाम बोला जाता था। लेकिन रोबेस्पियर ने इसका भी चेंज कर दिया और अब सितोयीन बोला जाने लगा। जिस तरह से पुरुषों को सितोयेन बोला गया, याद रखिए सितोयेन, उसी तरह से महिलाओं को सितोयीन का मतलब नागरिका। जिस तरह पुरुष नागरिक कहलाने लगे, महिलाएं नागरिका कहलाने लगी। तो नागरिक और नागरिका तो हम हिंदी में बोल रहे हैं, फ्रांसीसी लैंग्वेज में इसे सितोयेन और सितोयीन। तो इस तरह हम देखते हैं कि मॉन्सियूर को बदल के सितोयेन और मदाम को बदलकर सितोयीन कर दिया गया। यानी अर्थ इसका ये था कि अब वो नागरिक और नागरिका कहलाते थे। इस तरह संबोधन में भी चेंज हुआ। अब आगे उसने और क्या परिवर्तित किया रोबेस्पियर ने, चर्चों को भी अब बंद कर दिया गया। जो पहले बहुत सारे चर्च थे, बहुत पादरी थे और बहुत पैसे वाले थे वो लोग, तो चर्च को बंद कर दिया गया और इनके भवन, जो भी बिल्डिंग थे, चर्च जो बिल्डिंग था, भवन था, उसे बैरक में या ऑफिस में बदल दिया गया। बैरक मतलब होता है सैनिक छावनी, जहाँ सैनिक रहते हैं, तो उसे या तो बैरक बना दिया गया या कुछ चर्च को कार्यालय बना दिया गया, मतलब ऑफिस बना दिया गया या दफ्तर बना दिया गया। इतने सारे कानून, ये सारे परिवर्तन रोबेस्पियर ने किए थे। उपरोक्त कानून अत्यंत कठोर थे और ये सारे कानून जो थे ना बहुत कठोर थे और बहुत कठोरता से रोबेस्पियर इसको लागू भी करता था। इसलिए धीरे धीरे वो आतंकी हो गया था, या ये काल जो था रोबेस्पियर का काल या जैकोबिन दल का काल, ये धीरे धीरे फ्रांस में आतंक का काल बनता जा रहा था, आतंक का पर्याय बन गया था। इसलिए इसका अंत भी होना ज़रूरी था, क्योंकि जबकि राजतंत्र के खिलाफ ये बना था शासन, गणतंत्र बना था, ताकि, और इसमें ये बात भी कही गई थी जब ये बना था कि पहले राजा के हाथ में सारी शक्ति थी, अब ये 3 भागों में बट गई थी शक्तियाँ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के रूप में, जो हम पिछले वीडियो में आपको बताएं। लेकिन धीरे धीरे हम यहाँ भी देख रहे हैं कि कार्यपालिका की सारी शक्ति रोबेस्पियर अपने हाथों में लेता जा रहा है, यानी यहाँ भी राजतंत्र वाली गलतियाँ हो रही हैं। धीरे धीरे जैकोबिन दल भी निरंकुश होता जा रहा था और कार्यपालिका की सारी शक्ति अपने हाथ में लेता जा रहा था। तो निरंकुश और कठोरता के कारण इसका भी अंत लोगों को महसूस हुआ कि इसका भी अंत होना चाहिए। इसलिए जुलाई 1794 में, ठीक है, जुलाई 1794 ईस्वी में जो न्यायालय था उसने रोबेस्पियर को दोषी करार दिया और गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, जेल में डाल दिया गया। और आपको पता है जेल में डालने के बाद जिस तरह हर दोषी को पहले भी गिलोटीन पे चढ़ाया जाता था, एक दिन रोबेस्पियर को भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। इस तरह फ्रांस में आतंक के राज का अंत हो गया। यानी जिस गिलोटीन का प्रयोग रोबेस्पियर ने अन्य लोगों के लिए शुरुआत की थी, अपने खिलाफ जाने वाले लोगों के लिए शुरू किया था, एक दिन उसे भी इसी पर चढ़ा दिया गया। और रोबेस्पियर के मरते ही 2 चीज़ों का अंत हो गया, एक तो फ्रांस में आतंक के राज का और दूसरा जैकोबिन दल का। इस तरह से जैकोबिन दल का भी अंत हो गया, रोबेस्पियर के काल का, आतंक के राज का भी अंत हो गया।
और एक नई शासन व्यवस्था आई। इस तरह हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में अभी भी छुटपुट बहुत सारी उथल पुथल हो रहे हैं। फ्रांसीसी समाज अभी तक शांत और स्थिर नहीं हुआ है, कोई स्थिर शासन नहीं आया, क्योंकि हर थोड़े थोड़े वर्ष साल के लिए हम लोग देखते हैं कि जब 1792 में कन्वेंशन रूल शुरू हुआ तो उसका अंत बस 94 2 साल बाद ही हो गया। इस तरह हर शासन कोई स्थायी नहीं हो पा रही है। लेकिन ये याद हमें को हमेशा रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति से 2-3 बातें सामने आई हैं जो लगातार चल रही हैं, चाहे वो जैकोबिन का काल हो चाहे किसी और का काल हो। और वो तीनों बातें हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीनों आदर्श साथ साथ चल रहे थे और इन्हीं तीनों आदर्श के कारण बार बार फ्रांस में परिवर्तन हो रहे थे। बार बार लोगों को लग रहा था कि ये शासन भी ठीक नहीं है, चलो दूसरा शासन लाए, वो भी ठीक नहीं है, तीसरा लाए। इस तरह स्थायित्व आने में भी समय था, क्योंकि पूरी तरह से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रतिनिधित्व कोई सरकार नहीं कर रही थी। लेकिन ये आदर्श साथ साथ जरूर चल रहे थे। यही वजह था कि जब रॉबेस्पियर का अंत हुआ या जैकोबिन दल के हेड रॉबेस्पियर को गिलोटिन पे चढ़ाया गया, तब जो नई सरकार बनी वो किसकी बनी, अब हम लोग वो देखते हैं। तो कन्वेंशन सरकार के बाद जो सरकार बनी उसे डायरेक्टरी का शासन कहते हैं। याद रखिए डायरेक्टरी शासन। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्टरी शासन क्या था। तो आपको फिर उस तरफ चलना होगा जो मैंने पहले बताया था कि समाज का वर्ग। फिर अब मैं इधर आती हूँ। समाज में 3 वर्ग थे, आपको पता। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग का, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग का और तृतीय स्टेट में फिर 3 भाग थे। तृतीय स्टेट के जो प्रथम भाग था, ऊपर वाले जो वर्ग के लोग थे वो धनी संपन्न थे। सेकेंड वाले उससे नीचे थे और सबसे अंत वाले और भी नीचे थे, जो भूमिहीन थे। तो जैकोबिन दल या रॉबेस्पियर जिसका अभी हमने शासन पढ़ा, वो इन दोनों का था, यानी तृतीय स्टेट में भी नीचे के दोनों वर्गों का शासन था। लेकिन अब उनके हाथों से लेकर के, यानी रॉबेस्पियर को गिलोटिन पे चढ़ाने के बाद जिसके हाथ में शासन आया, जो नई शासन थी डायरेक्टरी शासन, वो आया तृतीय स्टेट के ऊपर वाले वर्ग के हाथ में। ये याद रखिए। अब जो शासन हम मैंने पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टरी शासन, वो है तृतीय ही स्टेट है। ये दोनों स्टेट तो अब ख़त्म ही हो गया, प्रथम और द्वितीय, क्योंकि प्रथम स्टेट पादरी वर्ग का था, चर्च ऐसे भी बंद कर दिए गए, उन लोगों का तो ख़त्म ही हो गया, अंत हो गया। और द्वितीय स्टेट में लुई 16 और उसके दरबारी थे, ये लोग भी ख़त्म हो चुके हैं। 2 वर्ग ख़त्म हो गया। अब जो लड़ाइयाँ चल रही है वो तीसरे स्टेट के तीनों वर्ग के बीच। तो तृतीय स्टेट का जो पहला वर्ग था, इन्होंने जैकोबिनों से, यानी ये जो दोनों वर्ग नीचे वाले वर्गों से हाथ से शासन छीन करके अपने हाथों में ले लिया। ऊपर वाले तो ये तो धनी संपन्न थे और बड़े व्यवसायी व्यापारी थे, पढ़े लिखे भी ज़्यादा थे। तो इन लोगों ने अपने हाथों में शासन ले लिया और इस शासन का नाम पड़ा डायरेक्टरी शासन। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि डायरेक्टरी शासन में क्या क्या हुआ। तो इस तरह से अब जो सत्ता थी, तीनों वर्ग तो मध्यम वर्ग ही था। ये जो तृतीय स्टेट था पूरा का तीनों, उसके अंदर जो तीनों वर्ग थे वो तीनों मध्यम वर्ग कहलाते थे। तीनों ही मध्यम वर्ग के लोग थे। वो लोग जब राजा और फ्रांसीसी क्रांति के लिए जब लड़ रहे थे तो तीनों मिल के लड़ रहे थे। यानी जब लुई 16 को पादरी को हराना था, चर्च को हराना था, तब तृतीय स्टेट के तीनों वर्ग मिल के लड़ रहे थे, क्योंकि तीनों वर्ग मिला के मध्यम वर्ग कहलाते थे। लेकिन अब मध्यम वर्ग के ये तीनों वर्ग भी आपस में लड़ रहे थे। तो अभी हम देखें जैकोबिन दल के जो थे वो तृतीय स्टेट के बाकी दोनों भाग के लोग थे, और ऊपर वाले जो लोग थे वो डायरेक्टरी शासन के कर्ता धर्ता थे। तो अब सत्ता मध्यम वर्ग के संपन्न व्यक्ति के हाथों में आ गई। मतलब अब किसके हाथों में आ गई? तृतीय स्टेट के तो है, थर्ड स्टेट के तो लोग हैं, लेकिन ऊपर वाले वर्ग के। तो थर्ड स्टेट में भी जो ऊपर थे, मतलब वो जो पैसा वाले थे, जो संपन्न थे, जो धनी थे, तो फिर से धनी लोगों के हाथों में शासन आ गई। इन्होंने क्या किया? देखो, इन्होंने जो जो चेंजेस लाया वो था डायरेक्टरी शासन में कि एक बार फिर से संपत्ति विहीन वर्ग को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। मतलब आपको पता होगा जब जैकोबिन की शासन थी, मतलब जब लुई 16 को हम मार दिया गया और गणतंत्र की स्थापना हुई थी, तब दोनों को मत का अधिकार था। वैसे पुरुषों को जो 21 वर्ष से ऊपर थे और जो संपत्ति थी या नहीं थी, दोनों ही प्रकार के पुरुष को मत देने का अधिकार मिल गया था। जैकोबिनों ने उन्हें दिया था। लेकिन जैसे ही डायरेक्टरी लोगों के हाथों में शासन आई, इन लोगों ने एक बार फिर से वैसे लोगों को मत देने के अधिकार से वंचित कर दिया जो जिनके पास संपत्ति नहीं थी।
इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि तृतीय स्टेट में जो लोग थे, तृतीय स्टेट के लोगों का जो वर्ग था 3, हाँ, ये 3 वर्ग में भी ये ऊपर वाले वर्ग जो धनी संपन्न थे, जैकोबिन ये दोनों थे, ये दोनों वर्ग जैकोबिनों का था, जिसमें कम पैसे वाले लोग थे। और ये तृतीय स्टेट में भी ये अधिक पैसे वाले लोग हैं। अब इसके पास शासन आ गई यहाँ से, डायरेक्टरी शासन। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों को जो मत देने का अधिकार दिया था जैकोबिनों ने, वो छीनकर अपने पास ले लिया। यानी अब फिर से मत देने का अधिकार केवल संपत्ति वालों को रह गया, संपत्ति विहीन व्यक्ति के हाथों से फिर से ले लिया गया। अब उन्हें मत देने का अधिकार नहीं रहा। तीसरा परिवर्तन क्या हुआ, डायरेक्टरी संविधान, जो नया संविधान बना, ये कन्वेंशन रूल के बाद हाँ इस बना था। इसमें क्या मुख्य बातें थी, 2 चुनी हुई विधान परिषद, यानी जो डायरेक्टरी शासन बनी, इसको हम ऐसे समझते हैं, डायरेक्टरी शासन जो बनी, डायरेक्टरी रूल में 2 कह रहा है कि 2 चुनी हुई विधान परिषद, इसमें चुनी हुई मतलब एक ये है, एक ये है, 2, और चुनी गई मतलब जो चुनाव के द्वारा आया है। हाँ, तो ये दोनों क्या कहलाते थे, विधान परिषद। ये भी विधान परिषद है और ये भी विधान परिषद। तो 2 विधान परिषदों का स्थापना की गई, ठीक है, 2 विधान परिषद इसमें थे। और ये दोनों कहाँ से आए थे, चुन कर आए थे। ये दोनों चुन कर आए थे, 2 विधान परिषद थे, इसका निर्माण हुआ, ठीक है। इस तरह ये डायरेक्टरी शासन हुआ। अब इन दोनों ने मिलकर, हाँ, इन दोनों परिषदों ने मिलकर एक अलग से कार्यपालिका बनाई। मतलब अब इन दोनों ने मिलकर एक अलग कार्यपालिका बनाई। कार्यपालिका माने जो कार्य करेगा, जो देश चलाएगा, जो रूल चलाएगा। तो इस कार्यपालिका का निर्माण किया अलग से इन दोनों ने मिलकर, जिसके सदस्य कितने थे, 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बनाई इन दोनों ने। और ये दोनों तो खुद चुन कर आए हुए थे। इसी को डायरेक्टरी कहा गया। ये जो 5 सदस्यों की एक टीम बनाई गई, इसी को हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं। इस तरह ये डायरेक्टरी शासन था, ठीक है। कि डायरेक्टरी रूल में क्या हुआ कि 2 विधान परिषद बनाया गया, एक ये जो चुन कर आते थे। अब ये दोनों विधान परिषदों ने मिलकर एक कार्यपालिका बनाई 5 सदस्यों वाली, जिसे डायरेक्टरी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या है कि कार्यपालिका इन 5 के हाथों में आ गई। यानी पहले याद कीजिए, पहले क्या था, डायरेक्टरी रूल से पहले जब जैकोबिनों के हाथ में शासन थी, तो ये कार्यपालिका की शक्ति किसके हाथ में थी, रॉबेस्पियर के हाथ में, जो उसका हेड था जैकोबिन का, पूरी शक्ति उसके हाथ में थी। लेकिन यानी एक व्यक्ति के हाथ में थी, एक तंत्र चल रहा था। लेकिन अब डायरेक्टरी शासन में उस एक तंत्र व्यवस्था को ख़त्म करके 5 लोगों के हाथों में दे दिया गया ये। हाँ, अब ये 5 लोग कार्यपालिका के सदस्य हो गए। तो ये 5, तो अब जब कार्यपालिका की शक्ति इन 5 व्यक्तियों के हाथों में आ गई, तो इसी को डायरेक्टरी कहा जाने लगा। और ये रॉबेस्पियर की तरह नहीं था कि निरंकुश नहीं था, लेकिन ये शासन भी फ्रांस में अधिक दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि डायरेक्टरों का अक्सर, अब ये जो 5 व्यक्ति थे जो चुनकर इन दोनों ने भेजा था, इन 5 का इन दोनों ही परिषदों से हमेशा झगड़ा चलता रहता था या खटपट अनबन चलती रहती थी। इस तरह इनका इन दोनों से जो खटपट या झगड़ा चलता रहता था, इन आपसी झगड़ों के कारण फ्रांस में ये शासन भी अधिक दिनों तक नहीं टिक पाया। और इस झगड़े ने रास्ता क्लियर कर दिया, साफ कर दिया एक सैनिक फ्रांस का, जो बहुत तेज़ी से उभर रहा था, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका फ़ायदा उठाया और इन तीनों के आपसी झगड़ों के कारण नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ फ्रांस की राजनीति में, फ्रांस के समाज में। और इस तरह फ्रांस से डायरेक्टरी रूल का भी अंत हो गया। फिर भी फ्रांस में इन परिवर्तनों के बावजूद, इस तरह हम देख रहे हैं कि फ्रांस में लगातार फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 ईस्वी में, लेकिन तब से लेकर अभी हम लोग आ रहे हैं कहाँ, 1794 तक आ गए हैं, 95 तक। तब तक देख रहे हैं कि अस्थिरता ही है, बार बार शासन बदल रहा है और बार बार परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा, लेकिन ये तीनों जो आदर्श थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के, ये साथ साथ चल रही है। और इसी तीनों के कारण ये बार बार परिवर्तन हो रहे हैं। जब तक ये तीनों स्थायी रूप से नहीं आ जाता है समाज में या फ्रांस की राजनीति में, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इसलिए इस तरह से हम देखते हैं
कि आज हमने देखा दो चीज़। गणतंत्र बनने के बाद जो जैकोबिन दल का शासन शुरू हुआ उसमें आतंक का राज क्या था, और उसके बाद आतंक के राज के ख़त्म होने के बाद कैसे ख़त्म हुआ, और उसके बाद डायरेक्टरी रूल क्या था। आज हमने ये दो रूल पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।